सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के बारे में, जो कि इसका पहला अध्याय है। संख्या तथा संख्यांक का बोध। संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान, इसी के बारे में बात करेंगे। तो देख लीजिए, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान व स्थानीय मान। तो आज ये मैथ का पहला क्लास है डीएलएड डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये मैथ का पहला क्लास है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। संख्या तथा संख्यांक का बोध। इसमें देखिए, बेसिक चीज़ें बिल्कुल हैं, सारी बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ों को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि संख्या क्या होता है, संख्यांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। जब बेसिक चीजें पता रहेगा तभी हम सवाल को हल कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में दिक्कत होगा। जो कि बैक बहुत तेजी से लगता है मैथ में, लेकिन अब बैक बिल्कुल नहीं लगेगा। आप टीएसपी क्लासेस से जुड़ जाइए। ठीक है, टीएसपी क्लासेस से जुड़िए, बैक बिल्कुल लगेगा ही नहीं आपका। क्योंकि यहाँ जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, फैक्ट तथ्यों के साथ पढ़ाई जाएंगी। जो चीजें आपके यूजफुल के लिए है, जो आपके फायदे के लिए है, वही चीजें यहाँ पढ़ाई जाती हैं। तो आप इससे जुड़िए और अवश्य एक बार देखिए जो कंटेंट दिया जा रहा है कैसा है, कैसा आपको लग रहा है। अगर आपको सही लग रहा है तो उसको कमेंट करिएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है नंबर, संख्या। कह रहा है कितनी वस्तुएं, मतलब आपको ये होना चाहिए संख्या किसे कहते हैं। तो संख्या तो हर व्यक्ति जानता है कि एक दो तीन, ये सब सारी हमारे क्या होती हैं, जो काउंट की जाती हैं, जो आप गिन लेते हैं कि इतनी संख्या है, एक दो तीन। सपोज दैट यहाँ ये कोई वस्तु रखी हुई है, कोई पत्थर रखा है, कोई पत्थर रखा है, तो आपसे पूछा जाए कितनी पत्थर है, तो आप गिन कर बताएंगे एक दो तीन। क्या बता देंगे कि यहाँ पे कितनी पत्थर है, तीन पत्थर है। तीन बता दिए, तीन पत्थर है। लेकिन तीन लिखने का तरीका वो दूसरा है। आप केवल ये बता दिए कि यहाँ तीन पत्थर है, तो वही संख्या होता है। क्या कहते हैं, कितनी वस्तुएं हैं जिसका बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। तो यहाँ कितनी वस्तुएं हैं, तीन। अब इस तीन को अगर लिखना आपको आ गया तो वो संख्या नहीं, अब वो संख्यांक हो जाएगा। अगर तीन आप लिखना जान गए तो संख्यांक में रहता है। और अगर पूछा जाए कितनी वस्तुएं हैं, तो आप बताएंगे कितनी वस्तुएं हैं, तीन वस्तुएं हैं। अब इसको अगर लिखने का तरीका आपको पता होगा कि तीन ऐसे लिखा जाएगा, चार वस्तुएं हैं, चार ऐसे लिखा जाएगा, पांच वस्तुएं हैं, पांच ऐसे लिखा जाएगा, तब वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका संख्यांक हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी ये आपका संख्या पता होगा कि कितनी वस्तुएं हैं, जो आप काउंट कर लेते हैं वो कितनी वस्तुएं हैं, वो आपका संख्या हो जाता है। अब हम आगे आते हैं, संख्यांक पे आते हैं। संख्यांक ये होता है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम संख्यांक कहते हैं। जैसे अगर तीन है ये संख्यांक है, चार है संख्यांक है, एक है संख्यांक है, दो है संख्यांक है, फिर पांच है, ये सब क्या है, संख्यांक है। तो जिसको हम लिखना सीख जाए वो हमारा क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है। अब संख्यांक में हम किसी भी चीज को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो देवनागरी लिपि लिपि होती है, देवनागरी लिपि से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ संख्या की बात हो रही है, तो इसको हम एक तो रोमन अंक में लिख सकते हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय में। किसमें, रोमन और अंतर्राष्ट्रीय में। तो देखिए, रोमन अंक जो होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंक जो होता है, ये आप जो पढ़ते हैं एक दो, ये जो आप पढ़ते हैं ये सब क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय अंक है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंक है ये। ठीक, चलिए, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय अंक है, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय है। अब इसी का जो रोमन आप लिखेंगे, एक का रोमन अंक फर्स्ट ऐसे दिखाया जाएगा, दो का डबल आई टाइप रहेगा, तीन का ट्रिपल आई टाइप रहेगा, चार का आई वी रहेगा, पांच का वी रहेगा, छह का वी आई रहेगा, सात का वी डबल आई रहेगा, आठ का क्या रहेगा,
8 का वी ट्रिपल आई रहेगा, 9 का क्या रहेगा, आई एक्स रहेगा। ठीक, ये हमारी रोमन और अंतर्राष्ट्रीय हो गए, इन्हीं को संख्यांक बोलते हैं कि कैसे किसको प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, अब हम कुछ रोमन संख्या सारणी दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल ये पूछा जाएगा कि आप 20 का रोमन अंक बताइए, 30 का रोमन अंक बताइए, 40 का रोमन अंक बताइए, 50 का रोमन अंक बताइए। कोई ना कोई पूछ लेता है, तो इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ बता दिया गया है। एक से लेकर के, देखिए, एक से लेकर के 10 11 तक यहाँ पे है। एक से लेकर 11 तक यहाँ देख लीजिए, ये तो सबको लगभग लगभग पता होगा। मेन फंसता कहाँ से है, यहाँ से 20 से। इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाता है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 20 का क्या होता है, डबल आई। 30 का क्या होता है, ट्रिपल आई। 40 का क्या होता है, एक्सियल। और 50 का क्या होता है, एल होता है। 60 का क्या होता है, एल एक्स होता है। ठीक है, 60 क्या होता है, एल एक्स हो जाता है। और 70 क्या हो जाता है, एल डबल एक्स हो जाता है। 80 क्या हो जाता है, एल ट्रिपल एक्स हो जाता है। और 90 क्या होता है, एक्स ही हो जाता है। ठीक है, इस चीज को देखिए। और यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बनता है, इसी वाले सीरीज में, इसी वाले तालिका से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में, या ऐसे पूछ लेगा कि 30 का रोमन अंक बता दीजिए, 90 का रोमन अंक क्या होगा, या पूछ लेगा सी किसका रोमन अंक है, तो सी किसका है, 100 का है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसी प्रकार एल 150 हो गया, 150 क्या होता है, सीएल होता है। 200 क्या होता है, डबल सी होता है। 250 क्या होता है, सीसीएल होता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। कुछ नियम इसके होते हैं, उसको मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। कुछ नियम, जैसे रोमन पद्धति के नियम कुछ होते हैं। नियम ये होते हैं कि यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है, जितनी बार वो आता है उसका मान उतना ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे 4 है तो हम क्या लिखते हैं, 4 को क्या लिखते हैं, देखिए जैसे ये 4 है, 4 को हम क्या लिखते हैं, आई भी लिखते हैं। ठीक है, अगर इसी प्रकार अगर हम 30 है, ये 30 को क्या लिखा जाएगा, यक्स 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 लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। सी को क्या लिखते हैं, 100 लिख देते हैं। सी किसका है, 100 का। इन सबको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। कोई संकेत, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है। इस चीज को जानते रहिए। जैसे अगर हम, ये यक्स है, ये 3 से अधिक बार ज्यादा नहीं आएगा, 4 बार नहीं हो सकता, केवल कितनी बार हो सकता है, केवल 3 बार हो सकता है। तो ट्रिपल एक्स से क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। एक एक्स से 10 हो जाएगा, 2 एक्स से फिर 10, और 3 एक्स से 10, 10 20 10 30 हो गया। ठीक है, तो कोई भी अंक क्या होता है, 3 बार से अधिक नहीं आ सकता। लेकिन एक चीज है, एक ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट ये कि वी, एल और डी, इसकी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी ये कभी दोबारा दोबारा प्रयोग नहीं किए जा सकते, प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि वी, एल, बी, ये कभी दोबारा यूज नहीं प्रयोग होंगे। जैसे डबल वी नहीं देखे होंगे आप कहीं भी, डबल एल नहीं देखेंगे। एक एल से आपका क्या होता है, एक एल से 50 होता है, तो डबल एल नहीं देखेंगे। अगर 60 आएगा तो क्या करेंगे, एल एक्स हो जाएगा, एल से 50, और एक्स क्या हो जाएगा, 10, 50 10 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो वी, एल, डी ये कभी दोबारा प्रयोग नहीं किए जाएंगे। डबल वी नहीं हो सकता, डबल एल नहीं हो सकता, और डबल डी नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान रखिए। और तीसरे पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अगर यदि छोटे मान वाला जो संकेत होता है, बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर जाता है तो बड़े मान को घटा देता है। जैसे ये, अगर हम v है, ये बड़ा मान है। अब इससे छोटा मान अगर हम i की बात कर लें, i अगर यहाँ कर देंगे, आगे कर देंगे इसके, यानी बाईं तरफ कर देंगे, तो इसका मान छोटा कर देगा।
वी से 5 और एक से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस एक बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यही आई बाईं तरफ न जा करके दाहिने तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक मान बढ़ जाएगा, 5 और एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही चीज होती है कि यदि छोटे मान वाला जो होता है, छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं तरफ जाता है तो मान घटता है, और दाईं तरफ आ जाता है तो क्या हो जाता है, मान बढ़ जाता है। ठीक है ना। जैसे अगर यल है, यल से क्या होता है, 50। अगर हम एक यक्स यहाँ कर दें और एक यक्स यहाँ कर दें तो क्या करेंगे, यल से क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बिल्कुल। और एक यक्स से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो माइनस कितना हुआ, 10। फिर इस वाले x से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -10। तो 50 में 10 10 20 गया, कितना आ गया, 50 में 20 गया, 30। लेकिन अगर हम यही चीज को ऐसे कर दें तब क्या हो जाएगा, यही समझ लीजिए। अगर हम इस चीज को यल यहाँ है, इसके दाहिने तरफ यक्स यक्स लगा दें तब, तो 50 10 60 10 70, मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर बड़े मान के बाएं तरफ कोई संख्या जाएगी तो घटाएगी, और बड़े मान के दाहिने तरफ कोई संख्या जाएगी तो उस संख्या को मान क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बता दिया गया। अब देखिए कह रहा है रोमन निम्नलिखित अंक संख्याओं को रोमन में लिखिए। कह रहा है रोमन में लिखने के लिए कह रहा है, तो रोमन में लिखना है। जैसे ये देखिए पहला है 59 को रोमन में लिखना है। तो 59 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 50 कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए दो भागों में, 50 और प्लस 9, जिसको आपका पता है 50 आपको पता है यल होता है, 50 से यल होता है, और 9 का क्या होता है, 9 10, 10 किससे होता है, 10 यक्स से 10 होता है। अगर 9 लिखना है तो एक आई लगा दीजिए, आगे घट जाएगा एक में से, तो 10 में से एक घट जाएगा तो आई यक्स, यानी क्या हो जाएगा, एल आई यक्स। ये हो जाएगा एल आई यक्स, ये 59 का हो जाएगा। अगर 99 करना है, 99 करना है तो 99 क्या लिखेंगे, आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक 90 प्लस 9, यानी इसको ऐसे कर दीजिए 90 और प्लस 9, तो क्या लिख लेंगे, 90 क्या होता है, 90 को आप 99 है, 90 90 में 100 में से आप क्या घटा दीजिएगा, 10 घटा दीजिएगा, तो 100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 10 और प्लस क्या कर देंगे, 9। तो हम 90 को लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं, सी लिखते हैं, 100 को क्या लिखते हैं, देखिए ये यहाँ पे है 100, 100 को क्या लिख रहे हैं, सी। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख देंगे, सी हो गया। और इस 10 को अगर कम करना है तो एक हम 10 को क्या लिखते हैं, यक्स लिखते हैं, तो एक कम कर दीजिए, यक्स हो जाएगा, एक कम कर दिए हम, यक्स कम कर दिए तो 100 में से 10 घट गया। और 9 को क्या लिखते हैं, 9 को आप 10 में से एक घटा देते हैं, 10 में आई घटा दीजिए, बाएं तरफ लिख देंगे तो एक घट जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं यक्स सी आई यक्स। ये किसको लिखेंगे, बराबर 99 के होगा। ठीक। ये चीजें होंगी। चलिए अगला देखिए, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होता है, ये आप पढ़े होंगे कक्षा 4 5 में खूब पढ़ाया जाता है। स्थानीय मान क्या होता है, तो देखिए किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे अगर हम 8 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या होगा, 8 इंटू इकाई का 1 बराबर 8 हो गया। फिर 6 का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू इकाई दहाई, दहाई में क्या होता है, 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 छक्के 60 हो गया। फिर अगर हम 7 का लगाएंगे तो 7 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा, इससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। फिर अब यहाँ देखिए मेन यहाँ पे आ गया आपका, जो मेन सवाल का प्रकरण बनाना है ये यहीं पे बनाना है कि यहाँ 5 5 दोनों है, दोनों अंक समान है तो दोनों का स्थानीय मान भी समान होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, देखिए कैसे, 5 इंटू इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी किसकी बात आ गई, हजार, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। फिर उसके बाद अब दूसरे 5 की बात करेंगे तो इसका भी 5000 होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ प्लेस वैल्यू बदल जाएगी, ये 1000 से गुणा कर किए थे तो अब यहाँ 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो गया, कितना हो गया,
50,000 हो गया। तो यही चीज समझिए कि जो कह रहा है किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत, देखिए ये कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे है, और ये कौन से स्थान पे है, पांचवें स्थान पे है। प्रत्येक स्थान के संगत अंक यानी बराबर जो अंक है, बराबर संगत मतलब बराबर अंक है का मान अलग अलग होता है। देखिए स्थान चेंज हुआ, भले मान एक ही रहे, लेकिन उसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि ये चौथे स्थान पे 5, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 5,000। और ये पांचवें अंक पे है 5, तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 4,000। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसे ही हम यहाँ दूसरे में देख लें, अगर इसमें 4 का स्थानीय मान निकालें, तो 4 × 1 बराबर 4 होगा। लेकिन ये पहले स्थान पे है और ये दूसरे स्थान पे है, इससे क्या हो गया, इसका संगत अंक तो संगत है, समान है, लेकिन स्थान क्या हो गया, बदल गया। ये पहले स्थान पे था और ये दूसरे स्थान पे है, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 × 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। तो वही चीज ये हमारा क्या हो जाता है, स्थानीय मान। चलिए, देखिए अपरवर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती बहुत पूछता है ये प्रश्न। इसको जान लीजिएगा कि इन तीनों नामों को एक नाम से जानते हैं। यानी परवर्ती पूछ ले, या अनुवर्ती पूछ ले, या उत्तरवर्ती पूछ ले, तो तीनों का आंसर एक ही होगा। बहुत पूछता है ये प्रश्न, हर साल पूछता है, और बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। पहली बात तो नाम से जान लीजिएगा। अगर नाम आप में कंफ्यूजन नाम का नहीं हुआ, तो सवाल में कुछ भी नहीं होता है, 1% कुछ भी नहीं होता है, बड़े आराम से लग जाता है। देखिए परवर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती संख्या ये क्या है, ये परवर्ती, अनुवर्ती, उत्तर संख्या वह है जो किसी भी संख्या का परवर्ती या अनुवर्ती या उत्तरवर्ती पूछेगा, उसमें एक जोड़ दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती अथवा क्या परवर्ती अथवा परवर्ती कहलाती है। यानी जिसका भी पूछे, जैसे 25 का पूछे तो 25 में एक जोड़ दीजिएगा। अगर 28 का क्या पूछे, 28 का परवर्ती बताइए, परवर्ती बताइए, तो क्या करेंगे आप, 28 में एक जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 29। 28 का परवर्ती कितना हो गया, 29। अगर पूछ ले 26 का परवर्ती, परवर्ती का परवर्ती, परवर्ती क्या होगा, तब क्या करेंगे, यानी 26 का परवर्ती फिर परवर्ती का परवर्ती, यानी 26 का परवर्ती तो 27 हुआ। अब इसका फिर परवर्ती, तो इसमें एक और जोड़ दीजिए, 27 एक 28, यानी 26 का परवर्ती का दो बार पूछ लिया ना, परवर्ती परवर्ती, तो 26 का परवर्ती तो 27 हुआ, फिर 27 का परवर्ती कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, दो बार पूछ रहा है इस चीजों को, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है कि आप इनके नामों से परिचित हो जाइएगा। नाम इनको अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। इन तीनों नाम को एक ही नाम से जानते हैं, इनका एक ही आंसर होता है। ठीक है, अगला कह रहा है पूर्ववर्ती संख्या बताइए। अब उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, परवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती, इन सब का उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती। यानी उसमें एक बढ़ रहा था तो इसमें एक घट जाएगा। जैसे कह रहे हैं ना, किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे अगर 4 की पूर्ववर्ती संख्या पूछे, 4 की पूर्ववर्ती संख्या पूछे, क्या 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या रहेगा, 4 में 4 से एक अंक पहले, तो 4 - 1 बराबर कितना, 3 होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। 4 में से एक घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपका पूर्ववर्ती संख्या हो गया, इसको याद रखिएगा। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों है, परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, 100% है कि यहाँ से प्रश्न पूछेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आता है। अब छोटी छोटी चीजें हैं, इसको जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिए गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। 1 2 3 4, यानी गणन की जितनी भी संख्याएं हैं, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से, सॉरी सॉरी, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, एक से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर कोई संख्या इसमें नहीं लिखा है, पूर्ण संख्या भी होता है,
क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। एक प्राकृतिक संख्या हो गई, एक पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या क्या होती है? वो जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, ले कहाँ तक? गणन की सभी संख्याएं। गणन की सभी संख्याएं। सभी संख्याएं। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। इसको जानते रहिएगा। पूछ लेता है निम्नलिखित तुमसे पूर्ण संख्या है, एक दे देगा, दो देगा, जीरो देगा, तीन देगा, चार देगा, तो क्या लिखेगा? पूर्ण संख्या में कौन सा आता है? जीरो आता है। अब बात आती है पूर्णांक की, इंटीगर्स की बात आती है। तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, यानी जो भी पूर्ण संख्याएं धनात्मक ऋणात्मक जो भी होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। यानी पूर्ण संख्याएं मतलब प्लस वाला, धनात्मक वाला, और ऋणात्मक संख्या मतलब ऋण वाला। ठीक है। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई इक्वल टू -3, -2, -1। बाएं तरफ ऋणात्मक होता है, दाहिने तरफ धनात्मक होता है। जीरो के बाएं तरफ ऋणात्मक, जीरो के दाहिने तरफ धनात्मक होता है। तो जीरो, -3, -2, -1, फिर जीरो, फिर एक, दो, तीन, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। अगला आता है, यह पूर्णांक संख्या दो प्रकार से होगा। एक धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, और एक क्या होगा? निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या होता है? सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं, जिसे इसे आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं। आई प्लस इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 से अनंत तक चला जाता है। ठीक है। ये क्या है? धन पूर्णांक संख्या है। उसी प्रकार ऋण पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है? सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। इसको आई निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, -1, -2, -3, -4, -5, माइनस, ऐसे से जितनी भी माइनस लग जाएंगी संख्याएं, वो सब क्या कहलाएंगी? ऋण पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है। उसके बाद आता है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके और q इज नॉट इक्वल जीरो, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी जिसे हम p बटा q के रूप में तो व्यक्त करें, लेकिन p इज नॉट इक्वल जीरो। जैसे ये मान लीजिए 2 के बटा जीरो, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, इसका मान इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, इसका मान इन्फिनाइट आ जाएगा। इसलिए यहाँ सॉरी, यहाँ q इज नॉट इक्वल जीरो। इसलिए q इज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, यानी q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर q का मान जीरो हो गया, नीचे हर जीरो हो गया, तो जितनी भी वैल्यू रहेगी उस सबका मान कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट आ जाएगा। इन्फिनाइट जो कि परिमेय संख्या में नहीं आता है। जीरो, हाँ जीरो आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के बटा हम एक लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए ये परिमेय संख्या है। लेकिन एक के बटा जीरो परिमेय संख्या नहीं है। तो इस चीज को जानते रहिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बहुत पूछता है, और कंफ्यूज में कर देता है आपको। तो जैसे देखिए 5 हो गया, -3 हो गया, 6/5 माइनस में भी रहेगा तभी परिमेय संख्या रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या के ऑप्शन में जीरो आ रहा है, तो जीरो आपका परिमेय संख्या है। चलिए, अब बात आती है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है? वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे √2, इसको हम इसको क्या करेंगे? इसको हम p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। √3, √5, ये सब क्या है? हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक। ये और एक और पूछता है पाई। पाई क्या है? पाई परिमेय है का अपरिमेय? तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई को भी इसमें सम्मिलित कर लीजिएगा, ये पूछता है बहुत तेज। चलिए देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। और एक चीज यहाँ पे ये भी जान लीजिए, पाई बराबर क्या होता है? 22/7। अगर पाई बराबर 22/7 दे दिया, तो ये परिमेय परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी एक रहेगा पाई और एक ऑप्शन रहेगा 22/7, और कुछ ऑप्शन रहेगा। तो पूछेगा इसमें परिमेय संख्या कौन सा नहीं है? तो परिमेय संख्या ये नहीं है, पाई नहीं है। 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। फिर कह रहा है, अब अगला आ गया रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। या दोनों हो सकता है। यानी 3 क्या है? परिमेय है। √3 क्या है? अपरिमेय है। √5 क्या है? अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का योगफल अगर हम लिख दें √2 + 3, तो ये भी क्या है? हमारी ये वास्तविक संख्या है। क्या है? रियल नंबर है। वास्तविक
संख्या। एक इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होती है। एक इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलते हैं क्या, काल्पनिक संख्या, जो कि आप में नहीं है। काल्पनिक संख्या, जो ऐसे लिखा रहता, 3i लिखा रहेगा, इस तरीके से कुछ लिखा रहेगा, माइनस, ये ऐसा लिखा रहेगा माइनस √3, ये सब क्या हो जाएगी, माइनस अंदर लग जाएगा, तो ये काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये काल्पनिक संख्या में आ जाएगी। और वास्तविक संख्या में आपकी ये 3 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिल भी जाएंगे तब भी संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्या ही होगी। फिर अगला आता है सम संख्या, इवन नंबर। क्या आता है, इवन नंबर। तो आपको पता होगा कि वे सभी संख्याएं जो दो से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो दो से पूर्णतः कट जाए, क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, हमारी सम संख्या है, क्योंकि ये दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी। और विषम संख्या, उसका अपोजिट होता है ऑड नंबर। वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, जिसमें शेषफल बच जाए, वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 3 में हम 2 से भाग देंगे तो 2 1 का 2, 1 शेष बच जाएगा। 5 में देंगे 2 दूनी 4, 1 शेष बच जाएगा। 7 में देंगे 2 तिहाई 6, 1 शेष बच जाएगा। 10 में देंगे 2 पंचे 10, 1 शेषफल बच जाएगा। यानी ये 2 से विभाजित नहीं होंगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, विषम संख्या। उसके बाद आता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो इसको समझ लीजिए। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें यही थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, अर्थात अर्थात जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, इस चीज को बढ़ा लीजिएगा। देखिए अब मैं बताता हूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है। इससे कितने गुणनखंड होंगे, 2। या तो ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, ये दोनों से कटेगा, यानी 1 से भी कट सकता है और 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इससे कितने गुणनखंड हुए, इसके 2 गुणनखंड हुए। कितने, 2 गुणनखंड हुए। यही कहा जा रहा है कि जिसके 2 गुणनखंड हों, उससे अधिक ना हो। जैसे अब इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अगर हम 5 की ही बात कर लें, 5 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, और किसी संख्या से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो वही चीज कहा गया है, जो एक व स्वयं, एक तो ये है और स्वयं मतलब जो संख्या हो उसी से ही कटे, वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। यहाँ नोट पॉइंट में कुछ लिखा है, एक न तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य। ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक क्या है, भाज्य है, अभाज्य है, सम है, विषम है, एक कुछ नहीं है। एक अगर नहीं, सॉरी, अगर सम विषम में आ जाएगा तो विषम में तो हो जाएगा, एक विषम में आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि एक है अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, तो दोनों नहीं है, न तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। फिर केवल दो सम अभाज्य संख्या है, जो कि बताया गया है, दो ही क्या है, ये सम अभाज्य संख्या है। और एक पॉइंट है, 1 से 100 तक की केवल 25 अभाज्य संख्या होती है। यानी जो हमारी गिनती होती है 1 से लेकर के 100 तक, इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, 25 अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, कितनी, 25 अभाज्य संख्या आती है इसमें। ठीक है ना, इसको जानते रहिएगा। चलिए, अगला कार्य है भाज्य, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है, वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी इसके पहले था एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रहे थे, लेकिन भाज्य में क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। इसमें भी बढ़ा लीजिएगा कि अर्थात जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों, गुणनखंड हो, क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे क्या हो गया, 4 हो गया, जैसे क्या हो गया, 4। अगर 4 की बात कर लें, 4 किस किस से संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा, और किससे कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा,
4 से कटेगा। अब बताइए इससे कितने गुणनखंड हुए, एक दो तीन। इससे कितने गुणनखंड हो जा रहा है, दो से अधिक हो जा रहा है, तीन गुणनखंड हो जाए नहीं हो जा रहा था। और जबकि इसके पहले हम तीन की बात कर रहे थे, तो तीन कितने गुणनखंड हो रहे थे, एक से कटेगा तीन से। एक से कितने गुणनखंड हो रहे थे, केवल दो गुणनखंड हो रहे थे। लेकिन इन सब कितने गुणनखंड हो रहे हैं, तीन गुणनखंड हो रहे हैं, यानी दो से अधिक हो रहा है। तो वही चीज है कि एक और स्वयं के अलावा, यानी एक तो ये है और स्वयं ये है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या किससे कट रहा है, दो से। जैसे अगर हम आठ की बात कर लें तो आठ किस किस से कटेगा, एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा और स्वयं आठ से कटेगा। दो से अधिक गुणनखंड हो गए नहीं हो गए इसके भी। ठीक है, तो यही चीजें हैं, इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 12 हो गया, 12 किससे कटेगा, एक से, दो से, तीन से, चार से, छह से और 12 से। एक दो तीन चार पाँच छह, इसे कितने गुणनखंड हो गए, छह गुणनखंड हो गए। तो दो से अधिक गुणनखंड हो गए नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा भाज्य संख्या। यानी पहला चैप्टर में ये सब सारी चीजें दी गई हैं, इन सब सारी चीजों को आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इससे हम संबंधित प्रश्न ला देंगे, प्रश्न करा देंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, बाकायदे, बिल्कुल समझते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं। अभी आपके पास बहुत समय है, आप रेगुलर क्लास करते रहिए, चीजों को समझते रहिए, प्रश्न को हल करते रहिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, एक समय ऐसा आएगा कि सारे प्रश्न आपको बड़े आराम से आपसे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे और भी लोग इससे जुड़ सकें। और आप चैनल में नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद एक लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।